तो चलिए आज हम लोग तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। मिसेल निर्माण की विधि। देखिए, द्रवरागी का मतलब आप जानते होंगे, जिसको द्रव से प्रेम होता है। द्रवरागी कोलाइडी सरलता पूर्वक से बनाए जाते हैं। इन्हें परिक्षेपण प्रवस्था या परिक्षेपण माध्यम को सामान्य विधि से मिलाकर तैयार किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि द्रवरागी साल के समांतर दो विधि द्वारा तैयार किया जाता है। एक होता है संयोजन विधि और एक होता है वियोजन विधि। अब देखिए, संयोजन विधि में कोई पूछता है तो आप कहिएगा, इस विधि में छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइडी आकार प्रदान किया जाता है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया अथवा विलाय का विनिमय करके किया जाता है। संयोजन का मतलब ही होता है ना कि छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइडी आकार प्रदान किया जाता है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया अथवा विलाय का विनिमय करके किया जाता है। दूसरा होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इस विधि में बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त किया जाता है, ताकि इसका आकार कोलाइडी आकार का बन जाए। बड़े अणुओं को ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा छोटा किया जाता है। यानी वियोजन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं उसको तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। उसके बाद से एक और आपका हेडिंग आता है जिसका नाम होता है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो आप इसमें कहिएगा कि जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो बहुधा उसमें विद्युत अपघटय अपद्रव्य के रूप में मौजूद रहता है, जो उसे अस्थायीकृत कर देता है। अतः कोलाइडी विलयनों के शोधन के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला होता है अपोहन, दूसरा होता है विद्युत अपोहन, तीसरा होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो आइए कोलाइडी विलयनों को हम लोग शुद्ध करते हैं। अपोहन विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये फिगर है। देखिए, अपोहन का प्रक्रम इस तत्व पर आधारित है कि पार्चमेंट पत्र अथवा सेलोफेन झिल्ली में से कोलाइडी कण नहीं निकल पाते हैं, किंतु विद्युत अपघटय के आयन निकल सकते हैं। कोलाइडी विलयनों को एक डायलिसिस या सेलोफेन थैली में लेकर स्वच्छ जल में घड़े के पात्र में लटका दिया जाता है। अपद्रव्य धीरे धीरे बाहर विसरित हो जाते हैं और तथा थैली में शुद्ध कोलाइडी विलयन रह जाता है। विसरण द्वारा कोलाइडी कणों को अपद्रव्यों से उपयुक्त झिल्ली की सहायता से अलग करने के प्रक्रम को अपोहन कहते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि यह एक बीकर है जिसमें हमने पूरा जल भर दिया है। जल भरने के बाद इसमें क्या करते हैं, एक सेलोफेन झिल्ली ले लेते हैं, इसमें कोलाइडी कणों को और जो अशुद्धियाँ होती है दोनों को लेकर के भर देते हैं इसमें और पानी में रख देते हैं। उसके बाद से कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि जो अशुद्धियाँ होती है ये बाहर निकल जाती है। जो भी इसके झिल्ली के अंदर अशुद्धियाँ रहेगी वो सब बाहर निकल जाते हैं। केवल जो कोलाइडी कण होते हैं, शुद्ध जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी जो विलयन होता है वही इसमें बच जाता है। इस तरीके से अपोहन विधि द्वारा हम लोग जो कोलाइडी विलयन होता है उसको शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद से दूसरा विधि हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, विद्युत अपोहन विधि। तो इसको भी देखते हैं। विद्युत अपोहन विधि में हम लोग कैसे इसको बता सकते हैं। देखिए, विद्युत अपोहन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि अपोहन प्रक्रम में विद्युत के उपयोग से प्रक्रम के दर में वृद्धि की जा सकती है। जब इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो अपद्रव्य के आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तीव्र गति से विकसित हो जाते हैं। विद्युत प्रवाह की उपस्थिति में किए गए अपोहन को विद्युत अपोहन कहते हैं। देखिए फिगर भी दिया गया है। और भी कह सकते हैं अपोहन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृत्रिम वीर्यक मशीनों में रुधिर के शोधन हेतु किया जाता है। अपोहन झिल्ली में से आयन आदि छोटे कण निकल जाते हैं, परंतु हीमोग्लोबिन आदि कोलाइडी अमाप के कण झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं। इसमें क्या होता है कि यह भी शुद्ध करने की एक बात होती है। इसमें भी एक झिल्ली में जो होता है, देखिए सेलोफेन जो झिल्ली होता है उस झिल्ली में हम लोग कोलाइडी विलयन को रख देते हैं। उसके बाद से दो इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड है। एक आपका प्लस वाला रहेगा
और एक आपके माइनस वाला होगा। जब इसके अंदर हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है उसके तरफ जो यहाँ से अशुद्धियाँ प्लस वाली होगी वह निकल के जाएगी। जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है तो इसमें से जो माइनस वाला आवेश होगा वह निकल के प्लस की हो जाता है, और इस तरीके से इस झिल्ली में केवल शुद्ध कोलाइडी विलयन ही रह पाता है, और इस तरीके से हम लोग विद्युत अपवहन विधि द्वारा शुद्ध कोलाइडी विलयन को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद से तीसरा जो इसमें बात आता है, तीसरा भी हम लोग देखते हैं तो इसमें ये होता है कि अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो देखिए इसमें क्या होता है, अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों और घुलनशील विलय को पृथक कर देता है। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन में एक प्रकार की झिल्ली होती है जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायक जो होते हैं जल वगैरह वो बाहर निकल जाते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध अवस्था में बच जाता है। तो ये भी आपका है 3 विधि हम लोगों ने देखा। उसके बाद से एक बात आता है जिसका नाम होता है कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं इसके गुण। तो आइए कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण, पहला आपका होता है विषमांगी लक्षण। आप इसमें कह सकते हैं कि कोलाइडी कण स्वयं के सीमा पृष्ठों में रखते हैं जो उन्हें परिक्षेपण माध्यम से पृथक करते हैं। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र 2 प्रवस्था का विषमांगी मिश्रण होता है, एक परिक्षिप्त प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। यानी जो कोलाइडी विलयन होता है आप सीधे कहिएगा कि यह एक प्रकार का विषमांगी होता है, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त भी होता है परिक्षेपण भी होता है, 2 अलग अलग अवस्था होते हैं, इसलिए इसको हम लोग विषमांगी कहते हैं। एक चीज़ और आता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति भी कोलाइडी कण की एक गुण है। आप कहेंगे ब्राउनी गति नामकरण इनके आविष्कारक रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर पड़ा था, जो कि एक वनस्पतिज्ञ थे। कोलाइडी कणों के संतत एवं अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। विलायक के अणुओं की कोलाइडी कणों के साथ टक्कर से ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। विभिन्न दिशाओं से लगने वाला बल असमान होता है, इसीलिए कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो आप तुरंत कहिएगा कि जो कोलाइडी कण होते हैं सदैव देखिए यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गति करते रहते हैं, और जब वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गति करते रहते हैं तो इसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी पूछा जा सकता है ब्राउनी गति किसे कहते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि जो कोलाइडी के कण होते हैं वह टेढ़े मेढ़े रास्तों में गति करते हैं, जिसे हम लोग को ब्राउनी गति कहते हैं। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव में बता सकते हैं कि 1869 में टिंडल ने प्रेक्षण किया कि यदि कोलाइडी विलयन में प्रकाश के तीव्र किरण पुंज प्रविष्ट की जाए तो प्रकाश पथ प्रदीप्त हो जाता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह परिघटना कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। जब सूर्य की किरणें किसी रेखा छिद्र में से अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है तो यही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह हवा के धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप होता है। तो आप क्या देखें, हमने क्या देखा कि जब माने टिंडल जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश बहुत चमकीला दिखाई देता है। हालांकि इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जंगले से प्रकाश आता है तो आपके धूल के कण उस पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, यह भी टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। उसके बाद से आगे जो बात आती है नेक्स्ट, उसका चित्र भी आप देख सकते हैं। टिंडल जो प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव के लिए प्रकाश से कैसे इसके रास्ते दिखाई दे रहे हैं कोलाइडी विलयन में। हालांकि वास्तविक जो विलयन होता है उसमें ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। उसके बाद से एक और आपका टॉपिक आता है जिसका नाम होता है वैद्युत गुणधर्म। देखिए कोलाइडी विलयन के कण विद्युत आवेशित होते हैं। सभी कणों में धन अथवा ऋण एक समान आवेश होता है। परिक्षेपण माध्यम का समान तथा विपरीत आवेश होता है। अतः कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं या एकत्र होकर नीचे नहीं बैठते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनियस सल्फाइड विलयन, स्वर्ण विलय, रजत विलय आदि में ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि में धन आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कणों को आवेशित होने के अनेक कारण हो सकते हैं। देखिए
वैद्युत कण संचलन में होता क्या है, कोलाइडी कणों द्वारा धनायनों और ऋणायनों का अधिशोषण। ये कोलाइडी विलयन इसमें भरा गया है, इलेक्ट्रोड है माइनस वाला, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है। तो आप देखेंगे मिसेल आवेशित होते हैं। तीसरा कह सकते हैं कोलाइडी के विरेचन समय मुख्यतः ब्रेंडिंग आर्क विधि में कोलाइडी कण इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आवेशित हो जाते हैं। कोलाइडी कण पर आवेश की उपस्थिति को वैद्युत कण संचलन प्रक्रम द्वारा दिखाया जा सकता है। वैद्युत कण संचलन प्रक्रम में कोलाइडी कण विद्युत प्रवाह के प्रभाव से कैथोड और एनोड की तरफ गतिशील होते हैं। कैथोड माइनस वाला होता है, एनोड प्लस वाला होता है। उसके बाद से एक और इसमें टॉपिक आता है जिसका नाम होता है स्कंदन या अवक्षेपण। तो क्या कहेंगे स्कंदन या अवक्षेपण में कि द्रव विरागी साल अस्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के फलस्वरूप होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पूंजित या स्कंदित हो जाएंगे तथा गुरुत्व बल के फलस्वरूप नीचे बैठ जाएंगे। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया साल को स्कंदन अथवा अवक्षेपण कहलाती है। यानी जो भी कोलाइडी कण है जब वो नीचे बैठ जाता है तो इसी को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। जिसमें पहला आपका है वैद्युत कण संचलन द्वारा। तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है तथा इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा होता है दो विपरीत आवेशित सालों का मिश्रित करने से। जब दो विपरीत आवेशित साल लगभग समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके आंशिक या पूर्णतः अवक्षेपित हो जाते हैं। जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा आर्सेनियस सल्फाइड को मिश्रित करने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार का स्कंदन पारस्परिक स्कंदन कहलाता है। क्वथनांक द्वारा जब एक साल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम कणुओं के साथ संगठ बन जाता है जिससे स्कंदन हो जाता है। ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक और इसमें स्कंदन के बारे में बता सकते हैं कि वैद्युत अपघटय को मिलाकर, यानी वैद्युत अपघटय को मिलाकर भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसी में एक आता है, एक नाम है हार्डी-सुल्से नियम। तो हार्डी-सुल्से एक वैज्ञानिक का नाम है। इसका नियम क्या है तो बता सकते हैं कि हार्डी-सुल्से ने ये कहा था, सिंपल से आप बताएंगे कि किसी वस्तु का स्कंदन क्षमता उसके संयोजकता के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ 4 है तो सबसे अधिक स्कंदन क्षमता होगा। याद कर लीजिएगा कि इसी प्रकार धन साल के स्कंदन में उर्णम क्षमता का क्रम निम्न होता है। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका जो आवेश होगा जितना अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता भी उतना ही अधिक। देखिए 4 है, अधिक आवेश है तो इसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी। 3 है तो इसका स्कंदन क्षमता इससे कम। 2 है तो इसकी स्कंदन क्षमता इससे कम। 1 है तो इसकी स्कंदन क्षमता इससे कम। उसके बाद से आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है द्रव रागी साल का स्कंदन। तो द्रव रागी साल का स्कंदन, देखिए द्रव रागी साल के अस्थायित्व के लिए 2 कारक उत्तरदायित्व हैं। ये 2 कारक हैं कोलाइडी कणों पर आवेश तथा उनका विलायक योजन। जब ये दोनों कारण हटा दिए जाते हैं तो द्रव रागी साल को स्कंदित किया जा सकता है। यह वैद्युत अपघटय मिलाकर एक उपयुक्त विलायक मिलाकर किया जाता है। जब द्रव रागी साल में अल्कोहल तथा एसीटोन जैसे विलायक मिलाते हैं तो इससे परिक्षेपण प्रवस्था का निर्जलीकरण हो जाता है। इस परिस्थिति में वैद्युत अपघटय की कम मात्रा से भी स्कंदन होता है। देखिए निर्जलीकरण का मतलब होता है उसमें का जो जल होता है वो हट जाता है। उसके बाद से कोलाइडों का रक्षण भी एक आता है। कह सकते हैं कि द्रव विरागी साल की अपेक्षा में अधिक अस्थायी होता है। यानी द्रव रागी साल अधिक अस्थायी होता है, द्रव विरागी साल कम अस्थायी होता है। तो द्रव रागी साल द्रव विरागी साल की अपेक्षा में अधिक अस्थायी होता है। इसका कारण यह है कि द्रव रागी कोलाइड व्यापक रूप से विलायक योजित होता है, अर्थात कोलाइडी कण जिस द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसमें आच्छादित हो जाते हैं। द्रव रागी कोलाइड में द्रव विरागी कोलाइड के रक्षण का गुण होता है। जब द्रव रागी साल को द्रव विरागी साल में मिलाया जाता है तो द्रव रागी कण द्रव विरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेता है तथा इस प्रकार ये उसका वैद्युत अपघटय से रक्षा करता है। इस उद्देश्य हेतु प्रयुक्त द्रव रागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहते हैं। यानी सिंपल है कि जब द्रव विरागी में हम लोग द्रव रागी कोलाइड को मिलाते हैं तो द्रव रागी कोलाइड
द्रव विरागी कोलाइड के चारों ओर एक परत बना लेता है जो उसको वैद्युत अपघटय से रक्षा करता है। इसी को रक्षा कोलाइड या रक्षी कोलाइड कहते हैं। एक होता है पायस। तो पायस या इमल्सन हम लोग पढ़े होंगे बहुत सिंपल तरीके से कि बताया गया था कि पायस वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिन्हें परिक्षिप्त प्रवास्ता तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। यानी परिक्षिप्त जो बाहर से मिलाएंगे वह भी द्रव होगा, जिसमें मिलाएंगे वह भी द्रव होगा, तो उसी को हम लोग पायस कहते हैं। दोनों द्रव एक दूसरे में घुलते नहीं है क्योंकि मिश्रणीय होने पर वे वास्तविक विलयन बना देते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जल में तेल का पायस। आप कहिएगा कि यहाँ परिक्षिप्त प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम जल होता है। इसका उदाहरण दूध है क्योंकि दूध में द्रव वसा जल में परिक्षिप्त होता है। इसका दूसरा उदाहरण चेहरे पर लगाने वाला क्रीम होता है। तेल में जल, तो इसमें परिक्षिप्त प्रवास्ता जल तथा परिक्षेपण माध्यम तेल होता है। मक्खन, कार्ड, लीवर तेल, कोल्ड क्रीम इत्यादि कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है कि पायस का अनुप्रयोग। तो देखिए पायस का अनुप्रयोग, पायस हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। पहला आप कह सकते हैं कि वस्त्रों अनुप्रयोग में पहला वस्त्रों तथा शरीर पर से मैल धोने की साबुन और संश्लेषित अपमार्जक की प्रक्रिया तेल तथा जल के पायस बनने पर ही आधारित होती है। दूसरा कह सकते हैं दूध, जल और वसा का पायस है। मक्खन और क्रीम भी पायस है। तीसरा विभिन्न प्रकार के चेहरे को क्रम तथा लोशन भी पायस है। कॉड लीवर तेल जैसे तेलीय औषधि शीघ्र तथा बेहतर अवशोषण के लिए पायस के रूप में भी दी जाती है। कुछ मरहम भी पायस के रूप में आते हैं। आंतों में वसा का पाचन भी पायसीकरण के द्वारा ही होता है। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है कुछ रोचक उल्लेखनीय कोलाइडी के उदाहरण। आपसे पूछा जाता है कि आकाश का नीला रंग, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को पणकीकृत करते हैं, एवं हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यानी जो आकाश में, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आकाश में जो धूल के कण होते हैं वह हमारी आंखों तक नीला प्रकाश को लाते हैं, तो आकाश नीला दिखाई देता है। कोहरा, धुंध या बरसात, बादल एरोसाल होता है। विद्युतकरणीय धूल को फेंककर या बादलों के विपरीत आवेश वाले साल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात करवाना भी संभव है। खाद्य सामग्री, दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि ये सभी किसी न किसी रूप में कोलाइडी होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। मृदाएं, यह भी एक प्रकार के कोलाइडी प्रकृति होते हैं। डेल्टा का निर्माण, आपको याद होगा कि नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। समुद्र के जल में बहुत सारे वैद्युत अपघटय होते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है तो समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघटय मिट्टी के कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है, जिससे वह जम जाता है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से कोलाइडी का अनुप्रयोग। तो कोलाइडी का अनुप्रयोग में हम लोग बता सकते हैं, पहला कोलाइडी का अनुप्रयोग में कह सकते हैं हम लोग कि मल व्यवस्था, धूल, हवा आदि के कोलाइडी कणों में विद्युत आवेश होता है। जब मल की उच्च विभव पर रखी धातु के प्लेटों के मध्य प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और वहां अवक्षेपित हो जाते हैं। इससे मल जल का शोधन हो जाता है। खराब जल जो होता है उसका शोधन कर लेते हैं। कुएं के पानी का शोधन, जब पंकिल जल में फिटकिरी मिलाई जाती है तो कोलाइडी के ऋण आवेशित कण फिटकिरी के Al3+ आयनों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार एक कण नीचे बैठ जाता है और जल को छानकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्रुव का अवक्षेपण, यह भी ध्रुव कण वास्तव में हवा में कार्बन के विद्युत आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। इस कार्बन का अवक्षेपण कंट्रियल अवक्षेपण द्वारा किया जाता है। चिमनी से निकलने वाला धुआं को एक कक्ष में प्रविष्ट कराया जाता है। फिर उससे जो हानिकारक कण होते हैं वह कण, देखिए यही फिगर है, वहाँ पर अवक्षेपित हो जाते हैं और जो धुआं होता है वह एकदम अच्छा हो जाता है। उसके बाद से दैनिक जीवन में कुछ अन्य अनुप्रयोग भी हैं आपके कोलाइडी कणों के, जिसमें फोटोग्राफी भी बता सकते हैं कि जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडी विलयन को कांच के प्लेटों या सेलुलाइड फिल्मों पर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला सुगराई फिल्में भी होती है। तो इस तरीके से आज इस पाठ का अंत किया जाता है।